यूसुफ सर, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, जो एक तस्वीर अभी आतंकी सर बता रहे थे, हम ठीक है 4 चरण हो गए हैं, उनकी बात नहीं करते हैं। आने वाले चरण 5वें चरण में उत्तर प्रदेश को अगर हम देखें तो 14 सीटों पर इलेक्शन है 20 मई को। 13 सीटें भाजपा के पास थी, केवल एक सीट ऐसी थी जिस पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी, वो थी रायबरेली। अगर अब हम 5वें चरण की बात करें तो आप इस आंकड़े को कहां देखते हैं, कैसे देखते हैं? और अभी बनारस की बात हो रही थी, क्या वाकई बनारस की सीट भी फंसी हुई मानी जा रही है या है ऐसी स्थिति? बहुत शुक्रिया राम प्रकाश जी और सभी दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। बात यह देखिए, पहले तो मेरे पास एक सूचना है, वो मैं दे दूं। बीजेपी के लिए बहुत बुरी खबर है। वो खबर ये है कि आज उनके दिल्ली प्रदेश कार्यालय में आग लग गई है और अभी तक आग लगी हुई है, धुआं उठ रहा है और वो बुझ नहीं रही है आग। एक तो ये है, इसको आप जोड़िए मत चुनाव से, सूचना के तौर पे। दूसरी सूचना ये है कि मोदी जी इस समय पूर्वांचल में हैं, रैलियां कर रहे हैं और आज उन्होंने प्रतापगढ़ और मछली शहर और आजमगढ़, लालगंज में और यानी 4 रैलियां की आज उन्होंने, और कल उनकी भी 3-4 रैली फिर है और फिर अगले हफ्ते फिर वो आ रहे हैं पूर्वांचल। और अभी वो 13 और 14 को बनारस होके गए थे, अपना नॉमिनेशन फाइल करने आए थे। तो ये जो बता रहा है, ये जो सूचना, इसमें जो चीज छिपी हुई है कि मोदी जी आज आजमगढ़ में जब भाषण दे रहे तो पसीना आ रहे थे उनको। हालांकि वहां पे बड़ा इंतजाम था, एसी का, सब चीजें लगी हुई थी, फिर भी पसीने आ रहे थे क्योंकि आजमगढ़ में थोड़ा सा आज ह्यूमिडिटी ज्यादा थी, तो पसीने आने स्वाभाविक थे। तो ये सब चला और मोदी जी आज रात में, अभी थोड़ी देर बाद, वो राजभवन यानी गवर्नर हाउस जाके रुकेंगे लखनऊ में। लखनऊ में रुकेंगे आज। मोदी जी का जो विश्राम है वो लखनऊ में है और हमारे जो यूपी की गवर्नर साहिबा हैं आनंदीबेन पटेल, वो गुजरात से हैं। सूचना समाप्त हुई। तीसरी सूचना जो मैंने दी है इसका कोई अर्थ नहीं है, सिर्फ उल्लेख है कि मोदी जी आज वहां विश्राम करेंगे राजभवन में। धनंजय जी, राम प्रकाश जी, ध्यान रखिएगा थोड़ा। अब आते हैं आपकी बात पे कि जो यूपी में जो 14 सीटों पे चुनाव हो रहा है, मोदी जी 2 दिन के अंदर 7 रैलियां क्यों कर रहे हैं और अगले हफ्ते फिर क्यों वो 4-5 रैली करने आ रहे हैं? मोदी जी, हम चलिए बनारस को छोड़ देते हैं कि बनारस में उन्होंने रोड शो किया, क्यों किया, पिछली बार भी किया था उन्होंने, 2019 के चुनाव में भी किया था। लेकिन बनारस को लेकर जो प्रणव राय जी हैं, जिनको इंडिया में सेफोलॉजी को शुरू करने का श्रेय जाता है और व्यवस्थित ढंग से चुनाव की कवरेज का श्रेय जाता है, प्रणव राय, वो गए थे और उन्होंने वहां से जो रिपोर्ट की बनारस से, वो बताया कि लोकल लोगों से बात की कि कोई भी खुश नजर नहीं आ रहा था। इन्हीं बहुत बड़े पैमाने पर लोग वहां उजाड़े गए हैं, जैसे अयोध्या में उजाड़े गए हैं वैसे वे लोग बनारस में उजाड़े गए हैं। तो वहां के लोग बहुत बुरा भला कह रहे थे और कह रहे थे कि हम तो वोट नहीं देंगे। तो लेकिन इन बातों का मतलब ये नहीं कि मोदी जी वहां से हार जाएंगे और ना बनारस की सीट फंसी हुई है, मैं नहीं मानता ऐसा। कोई अगर सेफोलॉजिस्ट या दूसरे विश्लेषक मानते हो कि बनारस में मोदी जी हार जाएंगे तो गलत है, लेकिन मार्जिन कम होगा। इस बात का आप लोग इत्मीनान रखिए कि मोदी जी का मार्जिन इस बार कम होगा, और अगर वो मार्जिन कम होता है तो वही सबसे बड़ी हार है। अब आइए रायबरेली सीट पर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि रायबरेली सीट फिर कांग्रेस फिर से निकाल लेगी, उसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा करना अपना वक्त गंवाना है। अमेठी में बात कीजिए। अमेठी में जो है स्मृति ईरानी जी की सीट जो है वो फंस गई है। जो किशोरीलाल शर्मा जी को ले आए हैं कांग्रेस वाले, वो बड़ा अच्छा इन्होंने काम किया है और स्मृति ईरानी जी जो स्टार प्रचारक होती थी वो सिर्फ अमेठी में प्रचार कर रही है, डोर टू डोर। और कल एक लंगर का आयोजन हुआ था वहां एक पिछड़े समाज की ओर से, उसमें मंच पर मौजूद थी और उनके खिलाफ नारे लग रहे थे, ईरानी जी के खिलाफ। उसका वीडियो वायरल हुआ है और सोशल मीडिया पर मौजूद है। तो स्मृति ईरानी जी की जो सीट है वाकई वो फंसी हुई है, लेकिन मोदी जी की सीट निकल रही है। तो दोनों में कोई तालमेल नहीं है, ये महज एक उल्लेख है। और मोदी जी की जो रैलियां हैं अब पूर्वांचल में, वो स्मृति ईरानी जी को जीत नहीं दिला पाएंगी। अब इसके बाद जो सीटें हैं जहां पे भाजपा का दबदबा रहा है या जिसके बारे में लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत ज्यादा वहां पे कोई ऐसी बात नहीं होने जा रही है कि कोई तख्ता पलट हो जाए, तख्ता पलट होगा, पक्का होगा। नहीं तो मोदी जी
2 दिन के अंदर 7 रैलियां नहीं करते। उनको क्या जरूरत थी? आप प्रतापगढ़ में राजा भैया का डंका बजता है, राजा भैया ने जिसको कह दिया उसी को वोट मिलता है, उसी की तरफ लोग जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वहां की पब्लिक उनकी प्रजा हो, आज भी वो राजा है, वहां के वो प्रजा हो। तो ऐसा होता नहीं है हर बार कि वहां के लोग उनके कहने से वोट देंगे। तो प्रतापगढ़ में मामला पलटा हुआ है, जौनपुर में मामला पलटा हुआ है। यहाँ तक कि जौनपुर में ये स्थिति हो गई है कि धनंजय सिंह की जो वाइफ है श्रीकला सिंह रेड्डी, श्रीकला रेड्डी सिंह, वो बैठ गई हैं। उन्होंने मायावती जी के कहने पर जो है वापस ले लिया अपना, जो भी समझिए उसको। तो वहां पे मायावती जी ने अपना कैंडिडेट भी बदल दिया। तो इन सब ये चीजें क्या है? ये चीजें यही बता रही है कि बीजेपी इन पेन प्रकारेण पूर्वांचल में घुसपैठ करना चाहती है। और अभी आप आने दीजिए अम्बेडकर नगर का चुनाव, अभी आप आने दीजिए जो पड़ोस के जो सीटें हैं, इलाहाबाद का जिक्र मैं करना चाहूंगा खास तौर से। आप यूनिवर्सिटी में अगर एक बार घुस कर दिखा दे भाजपा का प्रत्याशी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी कोई एक जाके नुक्कड़ सभा ही कर दे, तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा जितनी थोड़ी बहुत बची हुई है अभी। तो कहने का आशय यह है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये चुनाव प्रवेश कर चुका है, गंगा के बेल्ट में ये चुनाव प्रवेश कर चुका है। और 2022 के चुनाव को अगर हम कोई मानक माने तो 2022 में पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा सफलता मिली थी और उसका वो वोट बैंक इंटैक्ट है। अब मैं सीधे महाराष्ट्र पे आ रहा हूं, उसकी एक वजह है। महाराष्ट्र पे आने की जो वजह है, हालांकि धनंजय जी इसके बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है महाराष्ट्र के बारे में, वो मुझे ज्ञान मिला है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट छपी है कल, बहुत बड़ी। इकोनॉमिक टाइम्स से ऐसी उम्मीद रहती नहीं है क्योंकि वो कुबेर घराने का अखबार है, पूंजीपतियों का अखबार है, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का। तो कल उन्होंने एक बहुत जमीनी रिपोर्ट छापी जिसमें महाराष्ट्र के बारे में वो बता रहे हैं कि वहां पर जो दलित और मुस्लिम है उसका बाकायदा गठजोड़ हो गया है, अलायंस हो गया है। और दोनों की वजह से, उन दोनों समुदाय की वजह से कई जगहों पर AIM यानी ओवैसी की पार्टी और जो वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी है प्रकाश अंबेडकर की, उनको अपने प्रत्याशी हटाने पड़े हैं। यानी वहां के मुसलमानों ने, वहां के दलितों ने प्रकाश अंबेडकर और ओवैसी पर दबाव बनाया कि आप अपने प्रत्याशी हटाइए, नहीं तो हम इस्तीफा दे रहे हैं। जो जलगांव और शोलापुर की जो सीट है, वहां से दोनों ही जो पार्टियां हैं, ओवैसी की पार्टी और प्रकाश अंबेडकर की पार्टी, इनके प्रत्याशी हटा लिए गए। ये इकोनॉमिक टाइम्स की खबर में बताया गया है और ये जमीनी खबर है, बाद में मैंने पुष्टि भी की है कि वो सूचना सही है। इसके अलावा जलगांव में हटाया गया है। तो कहने का आशय ये है कि अगर किसी प्रदेश में दलित बड़े पैमाने पर आमादा हो जाएं कि हम आपको वोट नहीं देंगे, लातूर और नांदेड़ में आपके पोस्टर लगा दिए जाएं, जिस तरह के पोस्टर हरियाणा में लगाए गए हैं जाट समुदाय द्वारा तमाम गांवों में, ठीक वही लातूर और नांदेड़ में बता रही है हालत कि वहां पे पोस्टर लगाए गए हैं और कहा, उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर कोई भी दलित समुदाय का व्यक्ति अगर भाजपा को वोट डालता है तो हमारे समाज से वो बहिष्कृत कर दिया जाएगा। पहली बार महाराष्ट्र में दलितों का इतना संगठित विरोध देखने को मिल रहा है। ये वही दलित समाज है जिसने 2019 में भाजपा को जबरदस्त ढंग से जिताया था, वोट दिया था, और उसकी वजह जो है वंचित अघाड़ी जो पार्टी है प्रकाश अंबेडकर की, वही वजह थी क्योंकि उसने जगह जगह अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए थे। लेकिन इस बार दलितों के दबाव पर उसने प्रत्याशी हटाए हैं। धनंजय जी विस्तार से शायद बताएंगे इसके बारे में। तो कहने का आशय है कि जब आप दो समुदाय, ऐसे समुदाय जिनको हाशिए पर ढकेल दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, दलित और मुस्लिम, अगर वो एक हो रहे हैं तो जो यूपी का MY वाला है, जो बिहार का MY वाला है, वो महाराष्ट्र में किसमें बदल रहा है? MD में बदल रहा है। मुस्लिम दलित या DM कह लीजिए उसको, दलित मुस्लिम कह लीजिए, इनमें बदल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये गठजोड़ हर जगह दिखाई पड़ रहा है। और महाराष्ट्र की जो हरियाणा की जो बात हो रही थी, क्योंकि मैं हरियाणा के पार्ट में रहता हूँ, दिल्ली NCR में रहता हूँ, तो हरियाणा की मुझे अच्छी तरह से मैं जानकारी है मेरे पास कि वहां पे हमारे मित्र जगदीश सिंह संधू जी जो गुड़गांव में रहते, वो भी बता रहे थे कि हरियाणा में इतनी बुरी स्थिति है कि इनकी सभाएं नहीं हो पा रही हैं। यहाँ पर एक फरीदाबाद में प्रत्याशी खड़े हैं बीजेपी के कृष्णपाल गुर्जर जी, जो अजेय माने जाते हैं। यानी ये माना जाता है कि मोदी के बाद अगर कोई कंफर्म सीट है बीजेपी के पास तो वो फरीदाबाद की सीट है, जहां से कृष्णपाल गुर्जर खड़े हैं।
लेकिन इस बार वो सीट भी खतरे में इनकी दिखाई दे रही है, क्योंकि कल उनकी रैली यहाँ पे हुई है, जो पाली जहाँ पे गुजरों का इलाका है और वो खुद भी गुजर हैं, तो वहां पे नारे लग गए हैं। वहां महिलाओं ने बाकायदा ऑन कैमरा मीडिया के सामने नारे लगाए हैं, उस प्रत्याशी के नारे लगाए हैं जिसको कांग्रेस ने खड़ा किया है, और उनका नाम है शायद महेंद्र प्रताप सिंह नाम है उनका, जो मंत्री भी रहे हैं हरियाणा में। तो ये जो स्थितियां हैं ये बता रही हैं कि पांचवा चरण तो छोड़िए, अगले जो 5, 6, 7 3 चरण बचे हुए हैं, सबकी यही हालत है। और मोदी जी का जो यूपी पूर्वांचल में जाकर पड़ाव डालने का जो मकसद है वो यही है कि जो 3 राउंड है किसी तरह से उसमें इज्जत बचाने की कोशिश की जाए। फिर मैं केजरीवाल पे आता हूं, जो केजरीवाल ने बयान दिया है कि 220 सीटें 22 सीटें वो दे रहे हैं, वो बहुत चालाकी भरा बयान है और मैं इसकी निंदा करता हूं, बाकायदा निंदा करता हूं कि केजरीवाल साहब के पास कोई सूचना नहीं है, हवा में वो हथियार चला रहे हैं अपना। किसी भी तरह से ये नहीं कहा जा सकता कि 220 सीट आएगी, बल्कि जो राहुल का जो फिगर है, राहुल गांधी का जो फिगर है, वो ज्यादा विश्वसनीय है कि वो 200 के अंदर ये रहने वाले हैं। और अखिलेश ने भी वही बात कही। जैसे ही कोई नेता, जो केजरीवाल सरीखा शार्प नेता है और बहुत क्रूर किस्म का नेता है, वो अगर बीजेपी को 220 सीटें दे रहा है, तो अभी 2-4 दिन बाद बीजेपी की सरकार भी बनवा देगा। अगर ये बोल गया 2 चरणों के बाद ये केजरीवाल कि ये लगता है कि बीजेपी की सरकार आ जाएगी, तो पूरा चुनाव पलट जाएगा। तो इन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। ये जो फतवे दे रहे हैं 222 सीट का, ये बहुत ही ज्यादा मुझे विश्वसनीय नहीं लगता है।